हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस ट्रिपल सी सीरीज़ में। जी हाँ दोस्तों, अभी एक इस चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, एक फॉलोअर हैं स्नेहा सिंह जी। उन्होंने कमेंट किया कि सर हमें एक ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस से संबंधित एक वीडियो बना दीजिए, एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि उनका 1 से 2 दिन में ही एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उनके बात को ध्यान में रखते हुए और आपके लिए भी फ्यूचर में आप में से बहुत से लोग ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए भी आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा गया है कि जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उसमें इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, ई पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्नेहा सिंह जी ने जो कमेंट किया था वो कमेंट किया लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट कीज़ वाले वीडियो में। ठीक है, उसमें उस वीडियो को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्नेहा सिंह जी की बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं यहाँ पर। पहले जानेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन। आप यहाँ पर आखिरकार क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम ईमेल का स्ट्रक्चर, ईमेल का प्रयोग, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, ब्लॉग, ई गवर्नेंस, उमंग ऐप और डिजिटल लॉकर आदि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम वीडियो के अंत में एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जिससे कि आप पहले थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो सब जैसे मैंने कहा शुरुआत करेंगे ईमेल से। ठीक है, तो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष या यूज़र समूह दुनिया भर में किसी से भी संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि मान लीजिए कि आपके लिए ईमेल आप कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ईमेल आप कैसे भेजेंगे, ठीक है ना, कैसे आप प्राप्त करेंगे और ईमेल के द्वारा आप कैसे भेज सकते हैं, किस तरीके से ईमेल आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, और ईमेल की क्या क्या आपके लिए हानि है, इससे आपको नुकसान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। आपको प्रॉफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं आपको। ठीक है, एक तो पहले जैसे कि मान लीजिए पिछले ज़माने में समाचार पत्र होता था तो हम पहले चिट्ठी लिखते थे, उसको पोस्ट करते थे, उसमें टिकट स्टैंप लगाते थे, फिर उसको भेजते थे, यानी कि एक तरीके से बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपनी बात को हमें कहीं पर भेजना है तो हम फटाफट से ईमेल कर देंगे और हमारी बात वहाँ तुरंत विदिन अ सेकेंड वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो सबसे बड़ा यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पेपर की बचत होगी। ठीक है ना, पेपर की बचत के साथ साथ हमारे टाइम की भी बचत होगी। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक से इसके लाभ हैं। ठीक है, अच्छा लाभ और इस बिजनेस में भी आप ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे फेसबुक पर जाएँ तो वहाँ पर हमें ईमेल डालनी पड़ती है। ठीक है, या फिर आप किसी जैसे वैकेंसीज़ के लिए जब आप एग्ज़ाम्स के लिए किसी आवेदन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ईमेल आईडी मांगता है। ठीक है ना, तो ईमेल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब हानि क्या है, तो मान लीजिए कभी कभी आपका पासवर्ड हैक हो सकता है, आपकी ईमेल है सो वो हैक हो सकती है। हैक होने से क्या होगा, आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सभी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी इसमें हानियाँ भी हैं ईमेल में, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत ही बड़ा है और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पर, ईमेल स्ट्रक्चर। आखिरकार ईमेल आपका दिखता कैसे है। ठीक है ना, जब आप जीमेल खोलेंगे और वहाँ पर आप कंपोज के ऑप्शन पर जाएंगे तो कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करते ही वहाँ पर आपको देखिए कुछ ऐसा बॉक्स दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने एक इमेज ले ली है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टू आता है। तो टू में आपको क्या करना होता है, जिस भी कैंडिडेट को आप ईमेल भेजना चाहते हैं वहाँ पर उसका नाम आपको डालना होगा। ठीक है ना, क्या करना होगा, वहाँ पर आपको नाम डालना होगा। आपका नाम मान लीजिए सुरेश है, ठीक है, या फिर आप अपने मित्र अमित को ईमेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर लिखेंगे amit@gmail.com। ठीक है ना, नीचे यहाँ पर तो आपने जिसको भेजना है उसका नाम डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा CC। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी को इसी ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कार्बन कॉपी के लिए प्राप्तकर्ता का एड्रेस।
ठीक है। बहुत कभी कभी एग्जाम में सीसी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। उसके नीचे एक और बॉक्स आता है BCC, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे क्या होता है, एक यूजर्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी को वहाँ पर भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है सब्जेक्ट की। यहाँ पर आप अपना किस बारे में आप ईमेल है आपकी, वो आप यहाँ पर मैसेज में सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एरिया है, अपनी बात आप यहाँ पर अपना अच्छी तरीके से अपनी बात को यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट सिंबल आ रहा है अटैचमेंट। यहाँ पर आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई PDF, जो भी आप भेजना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है ड्राइव का प्रयोग करके फाइल को इंसर्ट करना। आप सभी जानते हैं, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो गूगल ड्राइव का उसमें का ऑप्शन आता हो, तो सीधे तो गूगल ड्राइव से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, जिससे कि आपको बोरियत भी ना लगे, ठीक है ना। हाँ, तो कम समय में हम पूरी से पूरी लगभग पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप हमें चैनल को फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का लिंक भेज सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ईमेल अगर आप में कुछ गड़बड़ी हो जाती है या फिर आपको नहीं भेजना है तो आप डिलीट पे भी बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो डिलीट हो जाएगी। या फिर पूरी ईमेल आपने तैयार कर ली और ईमेल तैयार करने के बाद यहाँ पर आप सेंड बटन पर क्लिक करके आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ईमेल का एक पूरा डिस्क्रिप्शन था, स्ट्रक्चर ऐसा आपका ईमेल आपका दिखता है, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे आप सभी लोग, अब एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, एंड्रॉयड यूज़ करते होंगे तो आपको ईमेल मेकिंग, ठीक है, यानी कि ईमेल में अपना अकाउंट बनाना ज़रूर से आता होगा, ठीक है ना। ईमेल में अकाउंट सभी को, आई थिंक सब लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसी बताने वाली चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है, हम लोग डेली यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। जैसे सोशल नेटवर्किंग क्या है आपका, ऐसा ऑनलाइन सेवा या प्लेटफॉर्म या साइट है, ठीक है ना, जो व्यक्तियों के बीच सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक संबंधों के निर्माण की सुविधा पर केंद्रित है। यह इंटरनेट के माध्यम से बना हुआ सोशल नेटवर्क होता है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से उस सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति से संपर्क रख सकता है। यानी कि मान लीजिए आपका फेसबुक में अकाउंट है, अगर आपका कोई मित्र भी फेसबुक में है तो आप उससे फेसबुक के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप हैं फेसबुक पर तो आपके मित्र को भी फेसबुक पर होना चाहिए, तभी आप उससे कनेक्ट कर सकेंगे। और जितने भी आपके मित्र हैं आप सभी से कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मित्र से ही कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी अनजान आदमी से, अननोन पर्सन से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये भी फैसिलिटीज़ आपको फेसबुक में मिलती है, ठीक है। तो ये सब सोशल नेटवर्किंग के फ़ायदे भी होते हैं। आप यहाँ पर कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फेसबुक की। तो फेसबुक ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसे फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया था और फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग एवं उनके मित्रों के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके पूछे जा सकते हैं कि किसके द्वारा स्थापना की गई और इसकी स्थापना कब की गई, ठीक है। तो याद रखिए, ये आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम, जिसे आप IG भी कहते हैं या फिर आप इसे कहते हैं इंस्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक फ्री ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी है। इसे 2012 में फेसबुक द्वारा खरीद लिया गया, इसीलिए अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वहाँ पर नीचे लिख के आता है फेसबुक का नाम, ठीक है ना। यानी कि आप फेसबुक का अधिकार है इस पर, किस पर, इंस्टाग्राम पर। आगे लिखा हुआ है कि इसे IG या इंस्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बहुत से कैंडिडेट जानते भी होंगे इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू अब आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। देखते होंगे आप जब इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते होंगे तो बीच बीच में ऐड भी आते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना। हाँ, तो इसके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स तक रीच भी बढ़ा सकते हैं। आगे ट्विटर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला हर समय, क्योंकि ट्विटर पर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है, ठीक है ना। हाँ, तो यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है,
ठीक है। यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें केवल 140 शब्दों को संदेश में अपने संदेश को संप्रेषित कर सकते हैं, जिसे हम ट्वीट करते हैं। यानी कि ट्वीट करेंगे तो उसमें मैक्सिमम आप एक ट्वीट में 140 वर्ड ही टाइप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना 4 लोगों ने की, जैक डॉर्सी, न्यू ग्लॉस, विज स्टोन और इवान विलियम्स के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ इसमें आप ऑनलाइन समाचार वगैरह भी बहुत सारी जो न्यूज़ हमेशा ट्रेंड्स में रहती हैं, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं लिंक्डइन। बहुत ही अच्छी एक साइट है। इसकी स्थापना 2002 में की गई रीड हॉफमैन के द्वारा। ठीक है। यह एक अमेरिकन साइट है जो व्यापार और रोज़गार ओरिएंटेड सेवाएं प्रदान करती है। इसमें कुछ सोशल नेटवर्किंग के फीचर्स भी हैं, जैसे आप मैसेज चैट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिंक्डइन का आपने ऐड भी बहुत सारा देखा होगा। रोज़गार ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आपकी साइट है। तो ये कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप याद रखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और फिर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। अगर आप साथ साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको चैनल के सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साइट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर की। जी हाँ, आप कुछ ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो मैसेजिंग का फीचर भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक मैसेंजर है, स्काइप है, गूगल टॉक है। ये सभी क्या करते हैं, हम इनसे मैसेजिंग करते हैं। ठीक है। तो व्हाट्सएप, इसकी स्थापना 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा की गई थी। ठीक है। इसकी स्थापना 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा की गई थी। किसकी? व्हाट्सएप। और इस पर भी अब किसका आधिपत्य है? आपका फेसबुक का। फेसबुक के द्वारा इसको खरीद लिया गया है। आगे बढ़ते हैं टेलीग्राम। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं, कितनी भी बड़ी फाइल हो टेलीग्राम के द्वारा आप उसको सेंड कर सकते हैं। बहुत से लोग टेलीग्राम का यूज़ भी करते हैं। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह ही, मैसेंजर की तरह ही इंटरनेट पर एक काम करता है। टेलीग्राम के द्वारा किसी भी प्रकार की फाइल को भेजा जा सकता है तथा साथ में इसमें टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी बनाया जा सकता है। ठीक है। ग्रुप का फीचर आपको व्हाट्सएप में भी मिलता है। आगे फेसबुक मैसेंजर, ऐसे ही यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है ना। स्काइप सिर्फ आप इसमें वीडियो कॉल कर सकते हैं और ऑडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है। कॉलिंग के लिए बना हुआ है। गूगल टॉक, अब बहुत से कम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी इसी तरीके के लिए, इसी यूज़ के लिए आपका बनाया गया था। ठीक है। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉग्स के बारे में। ठीक है। बहुत से लोगों ने ब्लॉग्स के बारे में सुना होगा, जानते होंगे। ठीक है ना। तो ब्लॉग्स एक वेब पेज या वेबसाइट होता है। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको www.careerupdate.co.in नाम का एक एड्रेस मिलेगा, जो कि हमारी वेबसाइट है। वो हालांकि एक वेबसाइट नहीं है, वो एक ब्लॉग है, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल एज इट इज़ वेबसाइट की तरह ही लिखेगा। देखिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यह एक वेब पेज या वेबसाइट होती है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की राय, सलाह, दूसरी साइटों के लिंक नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। किसी भी सामान ब्लॉग में टेक्स्ट, इमेज व अन्य ब्लॉग पेजों या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित मीडिया के लिंक होते हैं। यानी कि ब्लॉग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोगों की अपनी पर्सनल निजी राय होती है, लोग उसमें लिखना पसंद करते हैं। और बहुत से लोग बहुत सारे ब्लॉग्स को फॉलो भी करते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको पसंद आता है पढ़ना, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फेमस साइट्स भी हैं जो ब्लॉग सर्विसेज प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारा वर्डप्रेस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। वर्ड पर बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन वर्डप्रेस में क्या है, आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों खरीदने पड़ते हैं। लेकिन जो ब्लॉगर के द्वारा जो ब्लॉग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ डोमेन खरीदना पड़ता है, या फिर आप ब्लॉगर का ही एक डोमेन होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और होस्टिंग भी आपका ये फ्री में प्रोवाइड कराता है, यानी ब्लॉगर आपको बिल्कुल ऐसे फ्री में सभी फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। जुमला भी आपका एक ब्लॉगर वेबसाइट है, और टम्बलर भी आपका एक ब्लॉगर वेबसाइट है। जी हाँ, बहुत से लोग टम्बलर को नहीं जानते होंगे, जुमला को नहीं जानते होंगे, लेकिन याद रखिए एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट तकनीक से वस्तुओं की खरीद बिक्री से। यद्यपि इंटरनेट पर समान उद्देश्य विविध सेवाएं उपलब्ध हैं, परंतु उस पर कुछ ऐसी विशिष्ट सेवाएं भी हैं जो इंटरनेट का उपयोग करने वालों को संतुष्टि प्रदान करते हैं।
ठीक है। अब ई कॉमर्स के द्वारा आप क्या क्या काम कर सकते हैं? आप बैंकिंग कर सकते हैं, टिकटिंग, वित्तीय भुगतान, क्रय विक्रय संबंधी सेवाएं ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आती हैं। अब यहाँ पर ई कॉमर्स को कुछ भागों में बांट दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन से संपर्क करता है तो उसको हम बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि एक बड़ा बिजनेसमैन जब छोटे बिजनेसमैन से, ठीक है ना, संपर्क करता है तो उसे हम बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है ना। आगे बिजनेस टू कस्टमर, अब बड़े बिजनेसमैन ने छोटे बिजनेसमैन को अपना सामान बेचा, फिर छोटे बिजनेसमैन ने किसको बेचा? कस्टमर्स को बेचा, ठीक है ना। यानी कि हम और आप लोग जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं वो क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर ई कॉमर्स कहलाता है। फुल फॉर्म याद रखिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। आगे C2B, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि अब ये क्या है? ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर समझ में आ गया, लेकिन कंज्यूमर टू बिजनेस, भाई अगर आप मान लीजिए किसान हैं, एक एग्जांपल के तौर पर समझिए आप किसान हैं और अपना कोई हर्बल प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, ठीक है ना, आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं किसी साइट्स में, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या भी और जो अन्य हैं आपकी वेबसाइट है, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप कराते हैं और आप अपना सामान बेचना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आप क्या हो जाएंगे? आप भी मान लीजिए एक कंज्यूमर है लेकिन आप अपना सामान बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप इस श्रेणी में आएंगे, कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट है बिजनेस टू एम्प्लॉय, ठीक है ना। यह एक इंट्रा बिजनेस नेटवर्क का उपयोग करती है जो कंपनीज को उनके कर्मचारियों को उत्पाद सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है किसी कंपनी का, तो अपने एम्प्लॉयज़ को जो यहाँ उसके यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको इसके तहत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, कुछ स्पेशल्स उनको सेवाएं प्रदान कराई जाती हैं। तो ठीक है, याद रखिए बिजनेस टू एम्प्लॉय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली एक सर्विस है। तो ई गवर्नेंस का अर्थ है सभी सरकारी कार्यों का ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचना, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसों की बचत हो सके और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, ठीक है। यानी कि आपको आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में ही सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आगे फैसिलिटीज़ भी दी गई है कि आप किन किन सेवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य निम्न हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल सही है। जीएसटी से संबंधित सभी प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर आयकर होना चाहिए, यहाँ पर सभी आयकर ऑनलाइन आप कर सकते हैं, सभी आप जो इनकम टैक्स है आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ठीक है ना। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि के बिल भी आप आजकल ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि क्या है, डिजिटल पेमेंट का ज़माना आ चुका है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन सत्यापन भी करा सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं, यानी कि ITR भी आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं, आप बहुत से लोग इनमें से बहुत सारी सर्विसेज का आप प्रयोग भी करते होंगे, इसका लाभ भी उठाया होगा कभी ना कभी, ठीक है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट बुक कराना चाहते हैं, IRCTC की वेबसाइट पर चले जाइए, टिकट बुक करा लीजिए आसानी से, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, ई गवर्नेंस सर्विसेज ही हैं। आप किसी को पैसा भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारी सरकार की वेबसाइट्स हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड वगैरह भी आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं उमंग ऐप के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इस ऐप के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। एक बार फिर से याद रखिए, क्या नाम है इसका? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं यह उमंग एप्लीकेशन जिसका उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से, जी हाँ, अपने आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और अपनी ID बना करके लॉगिन कर लीजिए। और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर सरकारी सेवाओं के बहुत सारे फीचर्स सही दे दिए गए हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि एक कंप्लीट गवर्नमेंट सर्विसेज का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से एक बटन कि एक क्लिक पर कई प्रकार की सरकारी सेवाओं के एक्सेस को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस ऐप को भारत में मोबाइल गवर्नेंस के उद्देश्य से नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न
ठीक है, यहाँ पर याद रखिए किसके द्वारा बनाया गया है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट का आपको नाम याद रखना है, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया है। इस मोबाइल ऐप को केवल एक ही प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग करके व्यक्तियों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी सेवाओं की श्रेणी तक एक्सेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप का उपयोग आप पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में ई गवर्नमेंट सर्विस जैसे कि आयकर भरना, गैस सिलेंडर की बुकिंग, पासपोर्ट सेवा आदि के लिए किया जा सकता है। तो उमंग ऐप के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छी तरीके से आप समझना चाहें तो प्ले स्टोर पर जाइए, आप डाउनलोड करिए, आप इसके कुछ फीचर्स देखिए, फिर आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप ऐप को भी देख लेंगे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी आपको वहाँ पर मदद भी मिल जाएगी। यानी कि कोई भी चीज़ हो, हम थ्योरी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं उसका तो बड़े आसानी से वो चीज़ हमें याद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिजिटल लॉकर के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो डिजिटल लॉकर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑनलाइन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के इधर उधर घूमना नहीं है, ठीक है, डिजिटल लॉकर में सेव कर लीजिए और जहाँ ज़रूरत पड़े आप निकाल कर दिखा दीजिए। तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट्स और डिग्री प्रमाण पत्र आदि को स्टोर करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की। यह लॉकर आधार नंबर से जुड़ा हो सकता है। जी हाँ, आधार नंबर से ऐड कर लीजिए। आप इस पर अपनी मार्कशीट भी सेव कर सकते हैं, डिग्री भी सेव कर सकते हैं, आधार भी सेव कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी सेव कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी सेव कर सकते हैं। यानी कि सभी ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट हैं आप यहीं पर सेव कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकाल करके दिखा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैरी करने के झंझट से आप मुक्त हो जाइए, ठीक है ना, चीज़ों के खोने के भी झंझट से मुक्त हो जाए। तो ये 7 टॉपिक थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद 2 चैप्टर और हैं आपके, ठीक है। तो जिसका एग्ज़ाम 1 से 2 दिन में है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं हालांकि प्रयास कर रहा हूँ, अगर हो सकेगा तो मैं 2 वीडियोज़ आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन अगर 1 से 2 दिन में नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ तो आपको बाद में ज़रूर से प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में UPI, इस तरीके से, यानी जितने भी मनी ट्रांसफ़र हैं, ठीक है, जब ऑनलाइन बैंकिंग आप जो उपयोग करते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आजकल आपके SSC में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए, 1 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर, 2 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं अपने आप से भी, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब लेते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, देखते चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि ईमेल भेजना किसके समान है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इतनी देर में आपको पता चल गया होगा किसके समान है। तो पत्र लिखने के समान है, ठीक है ना। ईमेल भेजना आपका किसके समान है, पत्र लिखने के, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही आपको अच्छी तरीके से समझाया। दूसरा क्वेश्चन है रमेश 2015@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम क्या है, ठीक है ना। तो जो @ के पहले जो लिखा होता है रमेश 2015, यह है आपका यूज़र नेम, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। और जो @ के बाद में लिखा होता है gmail.com, ये क्या है, आपका डोमेन नेम है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि यूज़र नेम और डोमेन नेम को कौन सा चिन्ह अलग करता है, तो कौन अलग करता है, @ अलग करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूज़र अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। यानी कि 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 वेबसाइट्स हैं, इनमें आप किस में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो जीमेल में भी बना सकते हैं, हॉटमेल, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस है, इस पर भी आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, और yahoo.com में भी बना सकते हैं। यानी कि आप इन सभी में अपना ईमेल अकाउंट, निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां आउटगोइंग संदेशों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, तो वो है आउटबॉक्स, ठीक है ना। आउटबॉक्स यानी कि समझ लीजिए, जैसे कि आप कोई मेल आपने कंपोज की यानी कि आपने कोई लिखी और आप भेज रहे हैं, ठीक है, भेज रहे हैं आप, उसमें आपने उसमें कोई फाइल अटैच कर दी, ठीक है, थोड़ी सी लंबी फाइल है, उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है जाने में, तो आपने जैसे ही मान लीजिए अटैच कर दी और सेंड बटन पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो सेंड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको वह मेल अस्थायी, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है अस्थायी।
तो अस्थायी रूप से वो आउटबॉक्स में चली जाएगी। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, वो फाइल अपलोड हो जाएगी, तो अपने ऑटोमेटिक वो सेंड हो जाएगी और वहाँ से आउटबॉक्स से हट जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अस्थायी शब्द का प्रयोग किया गया। तो याद रखें, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको उलझा सकता है। नेक्स्ट, BCC का पूरा नाम हमने शुरू में ही पढ़ लिया। CC और PCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ईमेल में यूज़ किया जाए। सॉरी, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वेबसाइट है जो समान रुचियों वाले व्यक्तियों को एक साथ सूचना, ईमेल, वीडियो साझा करने की अनुमति देता है? ठीक है, यानी कि आपका एक कोई ग्रुप है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनसे आप इमेज शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है? वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। हमने ऊपर विस्तार से ऊपर बात भी की हुई है। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सी साइट ब्लॉग सर्विस प्रदान करती है? तो हमने ब्लॉग सर्विस के टाइप भी देखे कि वर्डप्रेस आपको प्रदान करती है, ब्लॉगर आपको प्रदान करती है, जुमला आपको प्रदान करती है, टम्बलर आपको प्रदान करती है, यानी कि ये सभी आपको ब्लॉग सर्विसेज प्रदान करती हैं। आगे, इंटरनेट के माध्यम से वस्तु की खरीदी बिक्री करना जिसमें मुद्रा सम्मिलित हो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिसमें मुद्रा सम्मिलित होगी, वस्तु को आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो है ई-कॉमर्स आपका कहलाता है। ठीक है ना, और ई-कॉमर्स में आपका अन्य भी चीज़ें आती हैं, हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। आगे क्या कह रहा है? सभी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो अभी देखा हम लोगों ने, पासपोर्ट बनवाना हो आपको, आधार बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, आयकर भरना हो, आयकर रिटर्न दाखिल करना हो, तो ये सभी किसके द्वारा करते हैं? हम ई-गवर्नेंस के द्वारा करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, किस मोबाइल ऐप के द्वारा सरकारी सेवा के एक्सेस को प्राप्त किया जाता है? तो अभी बताया मैंने, उमंग ऐप के द्वारा आप सभी सरकारी सेवाओं के एक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेट तीव्र गति से सूचना भेजने का लोकप्रिय साधन है। जी बिल्कुल से, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप किसी भी सूचना का आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम तथा डोमेन नेम @ चिन्ह से अलग होता है। ऊपर हमने बात कर ली, तो बिल्कुल से ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना। आगे, टेलीग्राम के साथ डॉक्यूमेंट को, फाइल को नहीं भेजा जा सकता है। गलत, हमने ऊपर बात की, आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को आप भेज सकते हैं, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। आगे, ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यापार के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल से सही है, सत्य आपका ये कथन है। आगे, डिजिटल लॉकर में पासपोर्ट, मार्कशीट, डिग्री प्रमाण पत्र आदि को स्टोर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, हमने ऊपर बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये है आपका कंप्लीट वीडियो। थ्योरी भी हमने देखी, हमने एक प्रैक्टिस सेट भी लगाया। आई होप आपको सभी बातें अच्छी तरीके से दिमाग में आपके बैठ गई होंगी। कोई आपके अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप कोई और चीज़ रह जाती है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।